और पिछले आई थिंक मैंने आपको दो दो करके 5 पंक्तियां पढ़ा दी है। ओके, तो चलिए अभी आगे मैं पढ़ाती हूँ। अभी मैं टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर आप दिखाई देता है कि नहीं। आपको दिखाई दे तो मुझे थम्स अप कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। हाँ, ग्रामर का पीडीएफ में भेज दूंगी, वाक्य के प्रकार का भेज दे, काल का मैं भेज दूंगी। ओके बच्चा, चलिए भारत महिमा। ओके, पिछले पीरियड में हमने भारत महिमा के जो पहली इकाई की पहली कविता है भारत महिमा, जिसके कवि रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद के एक 4 खंभों आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वो केवल कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। और उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से हमें अपने भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन कराए हैं। ओके, तो चलिए पिछले पीरियड में मैंने आपको इसके 1 2 3 4 हो गए ना। विजय लोहे की नहीं धर्म की धरा पर रही धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। ये 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके बेटा, चलिए देन इसके आगे के देखते हैं पंक्तियां। 1 मिनट है बेटा। चलिए देखिए, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी कहने का मतलब है, यहाँ शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। यवन बोले तो यहाँ पर यवन का मतलब है एक जाति है यवन। यवन के सेल्कुस या फिर कई टेक्स्ट बुक में मोहम्मद गोरी नामक भी कैरेक्टर दिया है। यानी कहने का मतलब है कि मुगल सम्राट या फिर यवन यवन की जो प्रजा थी उन लोगों ने भारत पर कई बार चढ़ाई की, युद्ध किया, मगर हमारे भारत देश के जो योद्धा थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने उनकी पराजय करा दी। यानी युद्ध में वो लोग हार गए, फिर भी हमारे योद्धाओं ने उन्हें मृत्यु न देते हुए जीवन दान दे दिया। क्या दिया? जीवन दान दे दिया। ओके, चलिए पहले अभी इसका थोड़ा अर्थ लिख लीजिए। यवन, यवन का मतलब है मोहम्मद गोरी या फिर हाँ सेल सेल्यूकस करके एक प्रजाति है। ओके, देन दया का मतलब है करुणा, दान,
दान बोले तो जो चीज हम देते हैं ना लोगों को, अन्नदान, पैसों का दान, कपड़ों का दान, वैसे दान करना। तो ये दान में सबसे महान लोग थे हमारे कर्ण। कर्ण दानवीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। महाभारत की जो कर्ण है ना, वह 5 पांडवों के भाई। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, धर्म की दृष्टि यानी नजर। मिला था स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, भूमि यानी जमीन। सोना की उपमा किसे दी गई है? बर्मा देश को सुवर्ण कहा गया है, बर्मा देश को। ओके। रत्न यानी डायमंड। सील यानी अच्छा व्यवहार। सिंहल यानी श्रीलंका। को भी सृष्टि, सृष्टि यानी दुनिया, संसार। ओके। तो चलिए देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक संदर्भ दिया है। कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में कई वीरों ने जन्म लिया। हमारे भारत देश में कई वीरों ने जन्म लिया है। वीरों के इस जन्म भूमि में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वीर पुरुषों का नाम उदारता, क्षमाशीलता के लिए भी लिया जाता है, जिन्होंने अपने शत्रु को भी, शत्रु कौन थे? मोहम्मद घोरी, या फिर ये जो यवन है, यवन एक जाति थी और उसके जो ये थे राजा, वो थे सेल्यूकस। वह हार चुके थे, यानी युद्ध में वो हार चुके थे। फिर भी हमारे वीर पुरुष चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अपनी उदारता, क्षमाशीलता दिखाते हुए उन्हें उस शत्रु को क्षमा दान दे दिया, यानी जीवन दान दे दिया, है ना। ऐसे प्रेरणादायी इतिहास में सम्राट अशोक का भी उदाहरण आता है। कवि आगे देखकर कहते हैं कि सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार उन्होंने चीन तक किया। ओके। और जो उनके अनुयायी थे यानी शिष्य थे, उन्होंने स्वर्ण भूमि मानने वाली बर्मा भूमि, स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि यानी जमीन मानने वाली बर्मा जो देश है, वहां चले गए और वहां जाकर उन्होंने भारत देश से ही बर्मा यानी जावा और श्रीलंका को पंचशील सिद्धांत पंचशील सिद्धांत से परिचित करवाया। पंचशील सिद्धांत किसे कहते हैं बेटा? पंचशील सिद्धांत का मतलब है 5 तत्व। कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचार्य। पंचशील, सील का मतलब अच्छा व्यवहार, पर कौन से 5 अच्छे व्यवहार? यानी पंचशील, सील का मतलब है पंचशील यानी 5 सिद्धांत। उन 5 सिद्धांतों से उनका परिचय करवाया। कौन से 5 सिद्धांत है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। अभी देखो, सत्य का मतलब क्या है बेटा? सच बोलना या फिर सत्य की राह पर चलना। अहिंसा का मतलब है शांति से रहना, बिना मारपीट झगड़ा, लोगों के साथ बुराई किए बिना। ओके, अहिंसा। असत्य का अस्त्य का मतलब है जीवन में कभी भी चोरी न करना, झूठ न बोलना, यानी कोई भी बुरा कार्य नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब है वक्त आने पर यानी समय आने पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की क्षमता रखना, समय आने पर अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना रखना। ओके। और ब्रह्मचार्य यानी तपस्वी या सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना। तपस्वी, सॉरी, ब्रह्मचार्य का मतलब है तपस्वी या सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना। यह है हमारे पंचशील सिद्धांत। ओके। उसके बाद वहां पर उन्होंने, ये है ना रत्न, भूमि रत्न, कौन से? 3 रत्न, बुद्ध, बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न दिए हैं। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ रूपी त्रिरत्नों को दिया और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से समझाया, है ना। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि भारत देश क्या है? वीरों की भूमि है। हमारा भारत देश वीरों की भूमि है और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए, वैसे राजा हो चुके हैं। उन्होंने भारत पर
आक्रमण करने वाले यवन के सेल्यूकस को हराकर उसे सजा न दी, बल्कि उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। उसी तरह सम्राट अशोक के अनुयायी यानी शिष्य भिक्षुओं ने चीन में जाकर धर्म का प्रसार प्रचार किया। उन्होंने स्वर्ग भूमि अर्थात बर्मा को लोगों के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से परिचित करवाया। कौन से त्रिरत्न है? 3 रत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ का उनसे परिचित करवाया। और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से भी अवगत कराया। और श्रीलंका, सिंहल द्वीप का मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका को पंचशील सिद्धांत, 5 सिद्धांत, कौन से 5? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 सिद्धांतों से भी उन्हें परिचित करवाया या फिर अवगत कराया, यानी उसकी जानकारी उन्होंने श्रीलंका वासियों को भी दी। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे है, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी देखा जाए तो ये है कि हम भारत Miss, your voice is not coming. हेलो बच्चों, Yes, miss. ये तो आता आवाज. ओके, अभी आ रहा है ना आवाज सही से? Yes, miss. हाँ, अच्छा, अभी जो 2 लाइन मैंने पढ़ाई बताया, भावार्थ समझ में आया वो बेटा? यस हाँ Yes, ma'am. Yes, miss. हाँ क्योंकि है ना बेटा, कुछ बच्चों के टेक्स्ट बुक में यवन की जगह पर गौरी लिखा है। गौरी, गौरी का मतलब है मोहम्मद गौरी। ये एक मुगल यानी मुस्लिम बादशाह था, राजा था। तो कोई किसी के बुक में वो भी आता है, इसलिए मैंने दोनों नाम बता दिए, यवन का भी बता दिया और दूसरा मोहम्मद गौरी भी बता दिया। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और ये जो यवन है, यवन शासक सेल्यूकस, उसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और हरा के उन्हें जीवन दान दे दिया था। उसी तरह सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने चीन को धर्म की दृष्टि दी, यानी चीन में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। और उसके बाद उन्होंने स्वर्ण भूमि यानी बर्मा, वहां जाकर वहां के लोगों को त्रिरत्न यानी 3 रत्न, कौन से त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ से परिचित करवाया। और उसके बाद सील बोले तो पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का पंचशील। सिंहल यानी श्रीलंका जाकर पंचशील सिद्धांतों से भी उन्हें अवगत करवाया। कौन से पंचशील सिद्धांत थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रग्रह और ब्रह्मचर्य। उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। समझा बेटा इतना? यस Yes, miss. ओके, चलिए देन दूसरा देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी कहने का मतलब है यहाँ यह कह रहे कि कवि बताने का प्रयास कर रहे कि हम भारत के संतानें हैं, भारत के पुत्र हैं, हमारा जन्म इसी देश में हुआ है, हम कहीं और से आए नहीं थे। जैसे अंग्रेज लोग आकर हमारे भारत देश पे शासन किया था ना, तो वही बात यहाँ बताना चाह रहे हैं। ओके, मैं बताती हूँ विस्तार से। अभी देखो, किसी का हमने छीना नहीं, छीना यानी छीनते ना हम, किसी का हम लेते हैं वह। प्रकृति यानी नेचर, रहा पालना यानी प्रकृति, यानी ये भारत की जो प्रकृति है उसी ने हमें पाला पोसा है। पालना का मतलब है
पालन पोषण करना। पालना का मतलब है पालन पोषण करना। हमारी जन्मभूमि, जन्मभूमि बोले तो बर्थ प्लेस बोलते हैं ना, वैसे। ओके, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए यानी हम भारत में जन्मे, भारत में ही रहते थे, हम किसी और देश से यहाँ आए नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिस काल में यह कविता लिखी गई उसके अनुमान से कवि अंग्रेजों पर तीर साध कर कहते हैं, यानी अंग्रेजों पर निशाना साधते हुए कवि कह रहे कि हम भारत के पुत्र है और भारत देश में ही हमारा जन्म हुआ, ये हमारी जन्मभूमि है, हम किसी और देश से यहाँ आए नहीं थे। बराबर, ये हमारी जन्मभूमि, ये भारत देश हमारा है, हम इसी प्रकृति के पालने में झूले हैं, यानी इस प्रकृति ने, भारत देश की जो प्रकृति है, वातावरण है, उसी ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वही उसी के पालने में हम झूले हैं, हम कहीं से आए नहीं है, ना हमने किसी का कुछ छीना है, यानी हमने किसी और का कुछ छीना नहीं है, किसी के पास से कुछ लिया नहीं है, हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का अभिमान है। इस प्रकार हमारी संस्कृति की परंपराओं का उत्तम उदाहरण यहाँ कवि देकर बता रहे कि हम यही के रहने वाले हैं, हमारा जन्मभूमि भी यही है, हम किसी और देश से यहाँ आए नहीं है। ओके बेटा, अभी देखिए कह रहे कवि क्या कहते हैं कि हम भारतवासी है, किसी का कुछ नहीं छीना, हम भारत में रहते हैं, भारत के वासी है, हमने कभी किसी का कुछ नहीं छीना है। यह भूमि प्रकृति का पालना अर्थात प्रकृति घटकों को सदैव संपन्न रही है। ये जो भारत की भूमि है, ये हर एक प्राकृतिक घटक से संपन्न है, इसलिए हमें किसी और देश से कुछ लेने की या छीनने की जरूरत पड़ी नहीं है। हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में, इसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हम किसी और देश से आए नहीं हैं। हमारी जन्मभूमि यही है और हम यही के निवासी है। हमारी जन्मभूमि है ये भारत, हमारी जन्मभूमि है और हम कहीं और से आए नहीं हैं। हमने किसी सम्राट का या किसी राजा का कुछ छीना नहीं है। यही बात इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताने का प्रयास करते हैं। समझा बच्चा? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखिए। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता सही, सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित का मतलब है चरित्रवान, बोलते हैं ना कैरेक्टर, कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर होना, पूरा कैरेक्टर ले बोलते हैं ये कैरेक्टर लेस है या इसका कैरेक्टर अच्छा है, यानी चरित्र, चरित्रवान। पूत यानी पुत्र, भुजा, भुजा यानी जो हाथ होते हैं ना, भुजा यानी हाथ, शक्ति यानी ताकत, शक्ति यानी ताकत, नम्रता, नम्रता यानी विनयता या शिष्टाचार, नम्रता का मतलब है विनयता या शिष्टाचार, सदा यानी हमेशा, संपन्न, संपन्न यानी परिपूर्ण, हर एक बात से परिपूर्ण, हरा भरा होना या प्रकृति का बोलते हैं ना, प्रकृति, प्रकृति ने हमें हर एक चीज दी, हवा, पानी, फल फूल, हर एक चीज, इसे इसलिए कहते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है, परिपूर्ण है, यानी संपन्न है, हर एक चीज से भरी हुई है। हृदय यानी मन, गौरव यानी सम्मान या महिमा, गर्व यानी अभिमान, किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न का मतलब है निर्धन, विपन्न का मतलब है निर्धन। ओके, चलिए देखिए कवि क्या कहते हैं कि चरित्र संपन्न पुत्रों की हमारी जन्मभूमि है, यानी हमारे जन्मभूमि यानी भारत देश की जो भूमि है, उस पर जो पुत्रों ने जन्म लिया वो सारे पुत्र कैसे है, चरित्रवान है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है, इस तरह के वह पुत्र है। चरित्र संपन्नता के साथ बलशाली
होते हुए भी नम्रता है। बलशाली यानी उनकी भुजाओं में, हाथों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतने बलशाली है। तो इतने बलशाली होते हुए भी वो कैसे है? विनयता से भरे हैं, शिष्टाचार से भरे हैं, यानी नम्रता है। सदैव संपन्न हम रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश के जो पुत्र है वो कैसे है? चरित्रवान है। उनकी भुजाओं में, हाथों में इतना बल है, वो इतने बलशाली है, फिर भी कैसे है? नम्र है और सदैव संपन्न रहे हैं, यानी हर एक चीज से परिपूर्ण रहे हैं। भारतवासियों में चरित्र संपन्नता, शक्ति और विनम्रता, यह गुण दिखाई देते हैं। भारत के जो पुत्र है, अच्छे पुत्र है, सुपुत्र कहते हैं ना, अच्छे पुत्र है, उन पुत्रों में कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो शक्ति, चरित्रवान के गुण, शक्ति यानी ताकत, विनम्रता यानी शिष्टाचार, ये सारे गुण दिखाई देते हैं। इसी कारण हम भारतवासी, कवि क्या कह रहे हैं कि इसी कारण हम भारतवासी सदैव दूसरों के हृदय में गौरव या सम्मान या फिर गौरवपूर्ण या सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे गौरवपूर्ण भारतवासी किसी को विपन्नता यानी निर्धन अवस्था में देख नहीं सकते, मतलब दुखी और कष्ट में नहीं देख सकते, है ना। जैसे अभी देखो ये कोरोना की महामारी आई थी, हाँ, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग बीमार थे, तो हमारे भारत देश के कितने लोगों ने उन्हें कितने धन यानी पैसों की सहायता की, उनसे जो बन पड़ता था वो उन्होंने सहायता की। एग्जाम्पल रहेगा, आपने देखा होगा टीवी पे सोनू सूद नामक एक फिल्म अभिनेता है, उन्होंने भी काफी लोगों को उनके घर जाने की सुविधा की। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो देश के जो पुत्र है वो कभी भी दूसरों को दुखी अवस्था में देख नहीं सकते, है ना। गरीब लोगों को खाना देना, ये सब, ये सारी चीजें ये कोरोना समय में हमारे देश के लोगों ने की है। यानी कहने का मतलब भारत देश के जो लोग हैं वो कभी भी दूसरों को विपन्न अवस्था यानी निर्धन, दुखी अवस्था में देख नहीं सकते। इस प्रकार गौरवशाली अतीत के साथ हम भारतवासियों को कभी भारत महिमा समझाते हैं, यानी भारत की जो महिमा है, जो गौरव गान है, उसके बारे में जानकारी दे रहे। तो क्या कहते हैं यहाँ कि हाँ, कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा ही पवित्र रहा है, अच्छा रहा है। हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है, भुजाओं में यानी हाथों में। हम बलशाली है मगर हमारे पास शिष्टाचार का एक गहना है, यानी हम इतने ताकतवर है फिर भी हम विनम्रता से रहते हैं। भारतवासी होने के नाते हम सदैव गौरव गौरव यानी अभिमान व्यक्त करते हैं कि हम भारत देश में हमने जन्म लिया, इस बात का हमें बहुत ही गर्व है, अभिमान है। हम किसी को कष्ट और दुख की अवस्था में देख नहीं सकते। हम किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी को भी कष्ट या दुखी इस अवस्था में देख नहीं सकते। विपत्ति में सदैव एक दूसरों का साथ देना हमारी विशेषता है। संकट समय में हम हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी दूसरों को हम साथ देते। कहने का मतलब है संकट के समय हम एक दूसरे को साथ देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। यही कवि इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं। ओके बेटा, समझ रहे हो अभी? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके, Yes. ना चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतीत थे सदा हमारे देव, अतीत थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। ओके, चलिए इसके अर्थ लिख लीजिए। हमारे संचय, संचय बोले तो संचय करना है ना, इकट्ठा करना, जमा करना। ओके, जैसे हम घर में कोई चीजों का कलेक्शन करते हैं ना, वैसे संचय बोले तो जमा करना किसी भी चीज का। अतिथि का मतलब है मेहमान, गेस्ट। सदा हमारे देव, देव बोले तो भगवान ईश्वर। वचन, वचन यानी वादा या प्रॉमिस बोलते हैं ना वह। सत्य यानी सच्चाई, सच। हृदय यानी मन,
तेज यानी प्रकाश, मन में प्रकाश होना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी कसम या फिर शपथ बोलते हैं ना वह। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब है आदत, टेव का मतलब है आदत। यहाँ पर कवि क्या कह रहे कि हम भारत के लोग हैं और हमने भारत के लोगों ने जो भी अतिथि आए हैं, जो भी मेहमान आए, उन्हें हमने भगवान की उपाधि दी है, यानी उसे हमने भगवान माना है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इस तरह की उन्हें उपमा दी गई है कि हमने अपने अतिथि यानी जो मेहमान है उन्हें देव का स्थान दिया है। ओके, ऐसे कह रहे। और दानवीर, क्योंकि यहाँ के जो पुत्र है उन लोगों में क्या है, दानवीरता का गुण दिखाई देता है। टेव यानी आदत, जैसे है ना, राम ने रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी इस तरह के लोग थे कि जो वचन करते थे वो किसी भी हाल में उसको पूरा करते थे, भले फिर प्राण चले जाए, पर उन्होंने जो वचन दिया है उस वचन को वो किसी भी हाल में कंप्लीट करते थे, यानी पूरा करते थे। तो कवि यही बात इस पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को समझाते हुए कवि कहते हैं, हमारे भारत की जो संस्कृति है उसे समझाते हुए कवि क्या कह रहे कि संचय करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संचय करने यानी कलेक्शन करना, जैसे हम घर परिवार में अनाज जो भी है, पैसे, कपड़े, उसका कलेक्शन करना यानी जमा करना, संचय करना, ये मानवीय एक स्वाभाविक गुण है। मनुष्य में ये एक स्वाभाविक गुण है, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है संचय करना, है ना। लेकिन दान करने के लिए संचय करना भारतीय संस्कृति है, मगर किसी और के लिए, किसी और को दान देने के लिए अगर चीजों को इकट्ठा करते हो तो ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति है, यानी भारत देश की संस्कृति है। इसी के साथ अतिथि देवो भव, ये भी हमारी संस्कृति है। और इसी के साथ देखो, हम देखा जाए तो हम संचय यानी कोई भी चीज जमा करते हो खुद के लिए करते, मगर जमा की हुई चीज अगर हम दूसरों को दान देते तो यही हमारी भारतीय संस्कृति का एक बड़ा सा गुण हमारे अंदर है। और दूसरी बात, हम अपने अतिथि को यानी मेहमान को भगवान का स्थान देते हैं, यानी अतिथि देवो भव कहते हैं। ये भी हमारी एक तरह की संस्कृति है। हम अतिथि को भगवान का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हमारे वचन में सत्य होता है। हम किसी को अगर वचन देते हैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी अपने प्राण जाने तक हम उस वचन को निभाते हैं, यानी उस वचन को असत्य होने नहीं देते हैं। इसलिए कहा है कि हमारे वचन में सत्य होता है, दिल में सच्चाई होती है और हमारी प्रतिज्ञा दृढ़ होती है। दिल में सच्चाई होती है, हृदय में सच्चाई होती है। हृदय में एक अलग तरह का तेज होता है, प्रकाश होता है कि जो हमने सामने वाले को वादा किया है उसे हमें किसी भी हाल में पूरा करना होता है। और हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, उस शपथ पर भी हम दृढ़ता दिखाते हैं, यानी जो शपथ ली है उस शपथ को हम पूरी तरह से निभाते हैं, निस्वार्थ होते हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ होता नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञावादी हम भारतीय होते हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा पूरे करने वाले या दृढ़ निश्चय रखने वाले हम भारतीय होते हैं। इस तरह इस पंक्ति में कवि ने भारत के लोगों की विशेषता बताई है। कवि क्या कहते हैं कि संचय करना भारतवासी का एक विशेषता है, लेकिन उस संचय का उद्देश्य दान होता है ना। सभी लोग अपने पास की चीजें दान करते हैं नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो दान करना पसंद करते हैं, यानी कुछ चीजों का कलेक्शन करना या जमा करना और फिर उस चीजों का दान करना, ये सबसे बड़ा मानवीय गुण माना गया है। अतिथि का हम देवता की भांति सम्मान करते हैं, हमें सदैव सत्य बोलते हैं और आज भी प्रतिज्ञा में पहली की भांति हम दृढ़ता बताते हैं, यानी आज भी किसी भी हाल में हम दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। समझा बेटा? Yes, miss. ओके, Yes, हाँ ma'am. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि समझ रहे हो ना बेटा? Yes. Yes.
ओके Yes, Miss. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वही है रक्त वही है देश, वही साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। दिव्य आर्य संतान, ओके। वही रक्त, रक्त बोले तो खून, ब्लड। वही है देश यानी हमारा भारत देश। वही है साहस, साहस का मतलब है हिम्मत, ताकत, है ना। वही है ज्ञान, ज्ञान यानी हमारा जो नॉलेज है वह। वही है शांति, वही है शक्ति यानी ताकत। वही हम दिव्य, दिव्य यानी महान या तेजस्वी, दिव्य यानी महान या फिर तेजस्वी। आर्य संतान, आर्य संतान, आर्य बोले तो हमारे पूर्वज, आर्य बोले तो हमारे पूर्वज, संतान बोले तो बच्चे, यानी हम उसी आर्य कुल के संतान हैं, हम उसी पूर्वजों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने भारत देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं। जो बातें उन्होंने की वही बातों को यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी हमारे समक्ष स्पष्ट करते हैं। ओके, कवि कहते हैं कि हम भारतवासी की विशेषताओं में आगे बताते हुए कहते, भारतवासियों की जो विशेषता है उसे बताते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आज भले ही समय बदल गया है। कवि क्या कह रहे हैं कि आज कितना समय बदल गया, भले के समय बदल गया, सदियां बीत गई है, बहुत सारे साल बीत चुके हैं यानी सदियां बीत गई है, लेकिन आज भी हमारा देश, लेकिन आज भी हमारा देश, हमारी संस्कृति वही है। कह रहे लेकिन आज भी हमारा देश, हमारी संस्कृति वही है। भले काफी समय चला गया है, काफी सदियां बीत गई है, फिर भी हमारा देश और हमारी संस्कृति वही की वही है। हम दिव्य आर्य संतान होने के नाते, यानी हम अपने पूर्वजों के बच्चे होने के नाते, हम में वही रक्त है जो हमारे पूर्वजों में था, वही रक्त वही खून हमारे रगों में भी बह रहा है, दौड़ रहा है। यानी जिस तरह की भावना उस समय उन लोगों में थी, वही भावना वही हमारे देश के प्रति जो सम्मान, वही आज हमारे खून में भी दिखाई पड़ता है। वही साहस है, वही हिम्मत है, वैसा ही ज्ञान है जो हमारे दादा परदाता यानी हमारे जो पूर्वज हो गए, जिनके रगों में जो खून बहता था, जो ताकत, जो साहस था उनमें, जो हिम्मत थी उनमें। आपको मालूम है कि हमारा जो हमारे देश में भरत राजा करके हो गया, उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत गिरा। तो भरत नामक जो राजा था, वह जंगल के जो शेर है, उस इतने बहादुर थे कि उस शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दतुले यानी उसके दांतों को काउंट करते थे, यानी इतनी उनकी हिम्मत थी। तो कभी वही कह रहे कि हम भले समय बीत चुका है, काफी सदियां बीत गई, फिर भी आज भी उसी पूर्वज का खून हमारे रगों में बह रहा है। वैसा ही हिम्मत है और वैसा ही ज्ञान है, वही ताकत है, वैसी ही शक्ति आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति इसी में बसी है। हमारे भारत देश में जो परंपरा है, जो इतिहास है, जो संस्कृति आज भी इसी में बसी हुई है। हम ये सब विरासत में मिला है, हमें ये सब विरासत में मिला है। होते ना प्रॉपर्टी, बोलते हैं ना विरासत, हमारे दादा परदादा जो भी हमारे लिए जमीन जायदाद रख के जाते विरासत, तो उसी तरह वह हमारे लिए यही भारत की विरासत हमारे लिए रखकर गए हैं। इसी प्रकार कवि ने भारतीयों की विशेषता को स्पष्ट किया है। ओके, वो कहते हैं कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया है, पहले जैसा समय अभी नहीं रहा है, काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा का वैसा ही है। हम भारतवासियों में उसी रक्त का संचार हो रहा है जो हमारे आर्य लोग, आर्य कुल में था, यानी आर्य लोग, आर्य बोले तो हमारे पूर्वज, ओके, जिनमें साहस व ज्ञान भरा हुआ था। उन लोगों में साहस और ज्ञान भरपूर मात्रा में था। हम शक्ति व शांति के प्रतीक हैं। हम शक्ति यानी हम में उतनी ताकत है और हम उतने ही शांत है जितने हमारे पूर्वज थे, हम उसी का प्रतीक हैं। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं। हमारे भीतर आर्य, आर्य बोले तो हमारे जो पूर्वज है, उन लोगों के सारे गुण आज भी हमारे अंदर मौजूद है, भीतर है, क्योंकि हम उन्हीं के संतानें हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं आर्य संतानें हैं, है ना, यानी हमें उन्हीं पूर्वजों के बच्चे हैं।
इसलिए उन्हीं के सारे गुण हमारे अंदर अभी भी मौजूद है। यही बात कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके बेटा, समझा इतना? मैम। हाँ बोलो। यस मैम। ओके। दिव्य मतलब? दिव्य मतलब तेजस्वी या फिर महान। दिव्य का मतलब है तेजस्वी। बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति को देखते ही उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। हम बोलते बाप रे, क्या दिव्य प्रकाश उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, यानी कितना तेज है उनके चेहरे पर, है ना, ऐसे। यानी हम ओके मिस। हम उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कि उसके चेहरे पर कितना दिव्य प्रकाश नजर आ रहा है, यानी उसका चेहरा कितना तेजस्वी दिखाई दे रहा है। ओके। और आर्य बोले तो हमारे पूर्वज, और संतान बोले तो बच्चे। ओके, चले देन लास्ट देख लीजिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभियान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कहते हैं कि अगर जिए तो इसी के लिए जिए, क्योंकि भारत देश में जन्म लिया, यही हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है ना। और अगर समय आएगा तो हम अपना सब कुछ बलिदान कर दे, ये क्योंकि यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है, क्योंकि यही मेरा प्यारा भारत देश है। ओके। जिए यानी जीना, सदा यानी हमेशा, अभियान यानी अभिमान यानी गर्व, हर्ष यानी खुशी या आनंद, हर्ष यानी खुशी या आनंद, निछावर करना, निछावर यानी समर्पण या बलिदान। निछावर का मतलब है समर्पण या बलिदान। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, सर्वस्व का मतलब है सब कुछ। हमारा प्यारा भारतवर्ष, भारतवर्ष का मतलब है भारत देश। तो जयशंकर प्रसाद इन अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व यानी सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कवि क्या कहते हैं कि हमने भारत देश में जन्म लिया है, इस बात का हमें अभिमान होना चाहिए। इसलिए अगर समय आता है तो अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर करने के लिए, अपने भारत देश पर निछावर करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ऐसा संदेश यहाँ कवि देने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि अपना जीवन अपने देश के प्रति अर्पण करने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। कवि क्या कह रहे हैं कि समय आने पर अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पण करने के लिए जो जीवन समर्पण करने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है, यानी सच्चाई है। प्राकृतिक सुंदरता से भरे, ऐतिहासिक संपन्नता से परिपूर्ण भारत देश की महिमा अपरंपार है। कवि क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक सुंदरता से भरे, ऐतिहासिक संपन्नता से परिपूर्ण भारत देश की यह महिमा अपरंपार है। इसी महिमा को बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व है, यानी प्रथम कर्तव्य है। इसकी महिमा या फिर उसकी गौरव गाथा या उसका गौरवशाली जो भी इतिहास है उसे बनाए रखना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, या यह हमारा उत्तरदायित्व है। ऐसा कवि कह रहे हैं। कहते हैं कि हम अपना जीवन भारतवर्ष को समर्पित कर प्रसन्न व गौरव मानते हैं। कहते हैं अभिमान मानते हैं कि हमें जो जीवन मिला है वो जीवन हम अपने भारत देश के लिए समर्पित या समर्पण करते हैं। इसी में हमें खुशी मिलती है। हम अपने प्यारे देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे या रहना चाहिए। यही बात कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हो ना बेटा? यस Yes. यस मिस। ओके ओके, 1 मिनट। हाँ, अभी इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहे हैं? तो कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें अपनी मातृभूमि यानी भारत देश पर गर्व करने और उसके प्रति समय आने पर अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर करने का संदेश दिया है। ओके।
ऐसे भारत देश पर हमें अभिमान करना चाहिए और उस पर अपना सर्वस्व विचार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही बात कवि ने यहाँ बताई। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष के अतीत एवं गौरवशाली इतिहास का सुंदर सजीव वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ओके बेटा, समझा इतना? Yes, miss. यस Yes, miss. ओके, तो कविता में सबको समझ में आ गया? यस यस ओके, तो अभी आपको सुंदर अक्षरों में यानी गुड हैंडराइटिंग में पूरी कविता वन टाइम लिखनी है। आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, समझ रहे हो? केशव सर आपका होमवर्क चेक करेंगे, इसलिए जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके बेटा, तो आपको गुड हैंडराइटिंग में वन टाइम, ओनली वन टाइम अच्छे से कविता लिखनी है। देन उसके बाद आपको शब्द संसार लिखना है। ओके बेटा, जो भी आपको जो भी कविता पढ़ाते समय मैंने कठिन शब्दों के जो अर्थ आपको कहा था पेंसिल से लिखिए, वो भी आपको शब्द संसार लिखने के बाद उसी के नीचे आपको लिखना है। ओके, समझ रहे हो इतना? यस Yes, नोटबुक में मराठी नोटबुक में या मराठी अलग बुक? हिंदी नोटबुक, मराठी नोटबुक कैसे बेटा? सॉरी गलती हाँ हाँ, गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको हिंदी नोटबुक में आगे ये, क्योंकि मैंने बोला था एक नोटबुक में पीछे के पोर्शन में ग्रामर का कर दीजिए, हिंदी ग्रामर। देन आगे में आपका जो भी लेसन्स पोएम्स वगैरह रहेंगे, कविताएं, उसका आपको सब कुछ जो भी एक्सरसाइज वगैरह दिया जाएगा वो आपको लिखना रहेगा। ओके बेटा, चलिए। शब्द संसार लिखने के बाद जो कविता में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाए वो आपको लिखना है। देन अभी उसके बाद देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से करने का, सेल्फ बोलते हैं ना, स्वाध्याय खुद से करो यह अध्याय, एक्सरसाइज। अभी देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ओके, अभी देखो यहाँ सबसे पहले दिया है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। हमें ये जो पंक्ति दी गई उसका हमें तात्पर्य लिखना है कि यहाँ क्या कहा गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, तो हमें इस पंक्तियों का तात्पर्य लिखना है। ओके, चलिए देखो पहली पंक्ति क्या है, कहीं से हम आए नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, है ना? कहीं से हम आए नहीं थे। अभी देखो ये पंक्ति हमें क्या कहना चाह रही है कि हम भारत देश के पुत्र है और भारत देश में ही जन्मे हैं। ये भारत की जो भूमि है ये हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं और से यहाँ आए नहीं है, है ना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हाँ हाँ, Yes, miss. कहीं से हम आए थे नहीं का मतलब है भारत में रहने वाले जो भारतवासी है ये कहीं और कोई देश से आए नहीं, इन्होंने भारत में ही जन्म लिया है, भारत ही उनकी जन्मभूमि है और वो भारत के ही निवासी है यानी रहने वाले हैं। समझा? बस यही एक दो लाइन लिखनी है। ओके, हम भारत देश के वासी है और भारत में ही हमारा जन्म हुआ है, यानी भारत की भूमि ही हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हम भारत के, इसलिए हम सभी क्या है, भारतीय है और भारत के निवासी है। देन सेकंड देखिए, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हम दिव्य आर्य संतान यानी हम वही तेजस्वी पूर्वज हाँ, की संतान है। हाँ, पर इसका हमें हम उन्हीं का प्रतीक है। हाँ, पर हमें इसका तात्पर्य क्या बताना है कि सभी भारतवासी उन्हीं दिव्य यानी पूर्वजों के संतान हैं, जिनमें रक्त व साहस व शक्ति का संचार होता था, यानी जिनमें रक्त में साहस व शक्ति, जिनके खून में साहस यानी हिम्मत और ताकत थी, उसी दिव्य के हम संतानें हैं, जो ज्ञान व शांति के प्रतिमूर्ति माने जाते थे, जो ज्ञान यानी नॉलेज और शांति के प्रतीक माने जाते थे।
हम उन्हीं की संतानें हैं, यह आपको स्पष्ट करना है। ओके, हम उसी आर्य के संतानें हैं जिनके खून में हिम्मत या ताकत या फिर शक्ति या साहस का संचार था, यानी थे, जो ज्ञान वह शांति के प्रतीक थे, जो ज्ञान वह शांति के प्रतीक थे। बस ये 2 लाइन लिखोगे तो भी काफी है। समझा बच्चा? Yes, miss. ओके ओके, चलिए अभी देखिए, हमें अभी जोड़ियां मिलानी है। आगे क्या है सेकंड में, उचित जोड़ियां मिलाइए। ओके, अभी देखो यहाँ, संचय, सत्य, अतीत, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव, तो इनकी हमें जोड़ियां बनानी है। ओके बच्चा, चलिए पहला कौन सा शब्द है? संचय। संचय दान. यस, संचय का दान आएगा, वेरी गुड। देन सत्य, वचन। वचन. वचन। वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद अतिथि, देव. देव। यस यस, वेरी गुड। देन उसके बाद क्या है? रत्न, तेज। तेज. तेज। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो रत्न का आता है स्वर्ण, पर यहाँ दिया हुआ नहीं है ना। संचय, दान, सत्य, वचन, अतिथि, देव, रत्न, तेज, हृदय नहीं आएगा, बराबर कि नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अभी। थर्ड वन देखिए, लिखिए, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कौन से 2 धातु आए थे? विजय नहीं, लोहे की शस्त्र, लोहे याद आया क्या? लोहे, लोहा याद आया? Yes. Yes, miss. यस। सॉरी, एक मिनट है बेटा। सॉरी, हाँ ये देखो, विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे यानी लोहा, ये एक धातु हुआ। दूसरा ये देखो सुवर्ण, सोना, वो भी एक धातु हुआ। तो ये 2 नाम लिखने हैं आपको, लोहा और स्वर्ण। समझा बेटा? यस। यस Yes, मिस। miss. देन भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। हमारी अतिथि देवो भव। यस, देन भारतीय संस्कृति की 2, दान करना। हाँ दान करना, दान करना देखा जाए तो बहुत है ऐसे बेटा, दान करना, फिर जीवन दान दिया है, न्यौछावर करना. हाँ न्यौछावर करना। एक मिनट, हाँ हाँ, भारतीय संस्कृति की 2 विषय, हाँ अतिथि देव भी आएगा और दान भी, संचय में दान, संचय में दान ऐसा भी आ सकता है ना। फिर किसी का कुछ नहीं छीनना, हमने किसी का कुछ छीना नहीं, वो भी आ सकता है। देन किसी को दुख और कष्ट में नहीं देख सकते, ये भी हमारी विशेषता है, किसी को दुख और कष्ट में हम देख नहीं सकते, है ना। संचय का उद्देश्य दान होना, अतिथि को देव मानना, सदैव सत्य बोलना, है ना, प्रतिज्ञा पूर्ण करना या प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में दृढ़ता होना, ये सारे क्या है? भारतीय संस्कृति की विशेषता है। समझा बेटा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. हाँ
अभी यहाँ प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको पूरा जो कविता मैंने पढ़ाई उस कविता में आपकी जो भी पसंदीदा है, आपको जो पंक्ति अच्छी लगी, उन 2 पंक्तियों का भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। ओके, और लिखने से पहले आपको 2 लाइन की प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तुत कविता भारत महिमा, जिस प्रस्तुत कविता भारत महिमा में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक या फिर भारत के गौरवशाली अतीत के ऐतिहासिक का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आपको लिखना है उसमें आपकी जो भी पसंदीदा पंक्ति है उसमें देखो, प्रस्तुत कविता की प्रथम 2 पंक्ति मेरी पसंदीदा है, बराबर। इसमें कवि भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है। यानी जब भी पहले सूर्योदय होता है तो उसके किरणें कहाँ पर आती है, भारत देश में गिरती है। यानी सर्वप्रथम वह अपनी किरणों का उपहार भारत देश को ही देता है। और उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करती है। उषा यानी सुबह हंसकर भारत देश का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। अतः प्रातःकाल हिमालय पे बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरण हीरो की तरह चमकती हुई नजर आती है ना। इसी कारण कवि कहते हैं कि उषा हंसकर भारत का स्वागत करती है और उस अभिवादन करती है या स्वागत करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। इस तरह कवि जयशंकर प्रसाद ने इस पंक्ति में भारत देश का महिमा का गुणगान किया है। इस तरह आपको लिखना है, समझा बेटा? यस मिस। ओके, हाँ। और ये जो नीचे है ना, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए, पर पद्य विश्लेषण सिलेबस में से कट कर दिया गया है, ये अभी एग्जाम में आता नहीं है। इसमें भी सिंपल सा था, रचनाकार का नाम, जो भी कविता है उसका, रचना का प्रकार कौन से है, कविधा कौन सी है, वह आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है, वो पसंदीदा होने का कारण, वो पंक्ति क्यों आपको पसंद है वह, और रचना से प्राप्त संदेश, और जो पंक्ति आप भावार्थ लिखते हो उस पंक्ति से आपको क्या संदेश मिला है, ये बातें आपको यहाँ स्पष्ट करनी रहती है। यह आपके पोषण में नहीं, इसलिए आपको लिखना नहीं है, समझा बेटा? मैम क्वेश्चन Yes, कट कर miss. दो। यस मिस। हाँ क्या बेटा? क्वेश्चन देना। कट कर दो, छोड़ दो ना उसको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे फिर भी देखो एक बार मैं इसका बता, जैसे देखो रचनाकार का नाम क्या है बताइए, इस कविता के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर जयशंकर प्रसाद। प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड। रचना का प्रकार कौन सा है, यानी विधा कौन सी है, तो एक कविता है, कविता। कविता। अभी आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी है? चलो मान लीजिए आपकी पसंदीदा पंक्ति है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे लिए देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। चलो ये आपकी पसंदीदा पंक्ति है, बराबर। उसके बाद यह पंक्ति आपको पसंद क्यों है, पसंद होने का कारण, तो लिखना है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया है। किसका? भारत देश का। यह कवि ने भारतवर्ष की विभिन्न परंपरा और भारतवासियों की प्रकृति की विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है, जो संपूर्ण विश्व में भारत देश का महानता को प्रकाशित करते हैं। बस इतना लगता है, इसलिए आपको वह पसंद है ना। और लास्ट क्या है, इस पंक्ति से आपको क्या संदेश मिला है, तो इस रचना से हमें अपने देश की संस्कृतियों व परंपराओं को गर्व करने और अपने वतन के लिए यानी अपने देश के लिए सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर करने यानी समर्पण करने की प्रेरणा मिली है, यानी संदेश मिला है। समझा बेटा इतना? यस यस मिस। मिस। यस। ओके ओके,
तो यही बात इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने प्रस्तुत की है कि समय आने पर हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही इस कविता का मूल संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी पहली कविता खत्म होती है। अभी मुझे बताइए, किसी को कविता में कुछ दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। No, miss. सबको अच्छे से समझ में आ गई? यस। Yes, हाँ, miss. तो आपको होमवर्क में पूरी कविता 1 टाइम लिखनी है। देन उसके बाद शब्द संसार लिखना है। कुछ कठिन शब्द मैंने कविता पढ़ाते समय लिखवाए हैं, वो लिखने हैं। देन उसके बाद मैंने कविता का ये जो पंक्ति है उसका तात्पर्य बता दिया, मैच द फॉलोइंग बता दिए। देन ये दो बात ये दो धातु, संस्कृति विशेषता और पसंदीदा पंक्ति। इवन ये लास्ट वन नहीं, ये 5th वन, फिर भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी। तो इस तरह मैंने जो भी करा, ये लास्ट वन आपको लिखना नहीं है। हाँ बच्चा, लास्ट वन। हाँ, पद्य विश्लेषण आपको लिखना नहीं है, ये केवल मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। आपको केवल क्वेश्चन 4 तक लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, समझा बेटा? यस। मिस। यस। ओके, तो चलिए फिर मैं यहाँ लेक्चर स्टॉप करती हूँ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।